हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की भूगोल एनसीईआरटी के चैप्टर 5-6 यानी कि पार्ट 6 भू आकृति प्रक्रियाएं को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 पाठों तक पढ़ चुके हैं। उसके प्रश्नोत्तर और पाठ का विवरण यदि आप न पढ़े हों, न देखे हों वीडियो, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी करना ना भूलें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 की भूगोल एनसीईआरटी पार्ट 6 भू आकृति प्रक्रियाएं। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, धरातल पर दिखने वाली समस्त भू आकृतियां दो प्रकार के बलों से बनी होती है। एक बहिर्जनित बल एवं दूसरा अंतर्जनित बल। यानी कि जो धरातल पर दिखाई देता है तो एक के बाहरी रूप दिखता है, एक का आंतरिक रूप। तो बाहरी दो तरह की आकृतियां हमको दिखाई देती हैं। अंतर्जनित शक्तियां धरातल को उठाती रहती हैं और बाह्य शक्तियां लगातार उन्हें समतल करती रहती हैं। मतलब आंतरिक जो शक्तियां होती है वो क्या करती हैं, धरातल में उथल पुथल करती रहती, कहीं ऊंचा कर देंगी, कहीं गड्ढा कर देंगी। और जो बाह्य शक्तियां होती हैं उन्हीं आंतरिक शक्तियों द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियों को क्या करती है, समतल करती, बराबर करने में लगी रहती हैं। इस प्रकार की अपनी वो क्रियाकलाप करती रहती हैं। इस अध्याय में हम विशेष रूप से बाह्य प्रक्रियाओं जैसे अनाच्छादन, अप्रदन, बृहत संचलन आदि का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली बिंदु है, स्थलाकृतियों का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उनका रूप लगातार परिवर्तित रहता है। स्थलाकृतियों के स्वरूप के परिवर्तन में कुछ शक्तियां लगी हैं। इन शक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। भू आकृति प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं, देखते हैं थोड़ा तीर के माध्यम से। अंतर्जनित प्रक्रिया और बाहरजनित प्रक्रिया। अंतर्जनित प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक पटल विरूपण और एक ज्वालामुखीता है, ठीक है ना। और एक बाह्यजनित प्रक्रिया में अनाच्छादन है, ठीक है ना। अनाच्छादन के अंतर्गत आपको अपक्षय मिलेगा, अनाच्छादन के अंतर्गत आपको अपक्षय मिलेगा, बृहत क्षरण मिलेगा, संचयन मिलेगा, अपर्दन मिलेगा और परिवहन मिलेगा। फिर अपक्षय के अंतर्गत भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। ये एक पिरामिड हो गया, इस पिरामिड के माध्यम से हम समझ सकें, ठीक है ना। अंतर्जनित प्रक्रियाएं में पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता होती है मुख्य रूप से, ठीक है ना। और बाहरी जनन में आपको बहुत तार मिल जाएंगी, आप इनको देखिए। तीसरी जो बिंदु है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंतर्जनित प्रक्रिया कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, अब ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना। तो ये जो पृथ्वी के आंचल में या पृथ्वी की सतह में ऊपरी वाले भाग में, ठीक है ना, जो कुछ भी घटेगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहिर्जनित प्रक्रिया के। लेकिन यदि उसके बीच में आंतरिक में कहीं भी कुछ घटित होता है वो क्या कहलाएगा, अंतर्जनित प्रक्रिया कहलाएगी। ओके। धरातलीय शैलों का विघटन मुख्य रूप से मौसम के तत्वों के प्रभाव का ही परिणाम है। तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और बर्फ मौसम के प्रमुख तत्व हैं। धरातल की शैलें जैसे कि मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। ओके। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। जब सेल मतलब चट्टानें जब टूटती हैं उससे क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है। अपक्षय मतलब मिट्टी का या धरातल के चट्टानों का कटना। ओके। विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में शैलें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। अपघटन की प्रक्रिया में शैलों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो अपक्षय भी आप जान गए, ठीक है ना, और आप विघटन भी जान गए और आप अपघटन भी जान गए, ठीक है ना। अब देखते हैं, अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब देखते हैं इसको। शैलें सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं
अधिक गर्मी के कारण शैलों की बाहरी परतें जल्दी से फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती हैं। क्रमिक रूप से फैलने और सिकुड़ने से शैलों की बाहरी परतें शैल के मुख्य भाग से अलग हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में शैलों की परतें प्याज के छिलकों की तरह उभरती चली जाती हैं। इसे अपसल्कन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अपसल्कन की प्रक्रिया क्या है? इस प्रकार होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की प्रक्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव लौह खनिज पर देखा जाता है। आर्द्र वायु में स्थित ऑक्सीजन शैलों के लौह कणों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इससे लोहे के पीले या लाल ऑक्साइड बन जाते हैं। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है ना, तो लोहे में जंग किस प्रकार लगता है ये भी आप जान गए। अब देखते हैं जल योजना की प्रक्रिया से शैलों के खनिजों में जल अवशोषित हो जाता है। जल के अवशोषण से शैलों का आयतन बढ़ जाता है और उनके कणों की आकृति समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए जल योजना के द्वारा फेल्सपार नाम के खनिज केओलिन मृदा में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल योजना कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण प्रक्रिया से अनेक प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। इनमें से कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण, जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल चूने के प्रवेश शैलों में से होकर गुजरता है तो शैलों के जोड़ कार्बोनिक अम्ल की क्रिया से चौड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की ये क्या है जाता है? कार्बोनेटीकरण कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो बिंदु है, जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसी दशाएं प्रायः भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। न्यूनीकृत होने पर लौह का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रंग का परिवर्तन इस प्रकार होता है। ठीक है ना। इन पॉइंटों को आप मतलब दिमाग में रखिएगा क्योंकि थोड़ी इसको आपको याद करने में दिक्कत भी हो सकती है और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है बृहद संचलन के द्वारा वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव की वजह से ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वायु जल हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल या हिम ले जाते हैं। तो जब जल का अपचयन होता है, जल के द्वारा मृदा का अपचयन, चट्टानों का अपचयन होता है तो इस प्रकार होता है। नेक्स्ट जो बिंदु, हमारे देश में मलबा के भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसकी विभिन्न वजह है। इससे महत्वपूर्ण वजह हिमालय का वितकनीक दृष्टिकोण से प्रक्रिया होना। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वितकनीक दृष्टिकोण से सक्रिय होना ये कहलाता है। तो हमारे देश में हिमालय में जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन का मतलब होता है चट्टानों का फट जाना, चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान को हट जाना, वो क्या कहलाता है? दरारें पड़ जाना, वो भूस्खलन कहलाता है। तो इसका मेन क्या है? तकनीकी दृष्टिकरण से सक्रिय होना। मतलब वो तकनीकी दृष्टि से हिमालय के अंदर जो चट्टानें हैं वो क्या होती हैं? सक्रिय रहती हैं, एक स्थान से दूसरे पर चलायमान रहती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 6 भू आकृत प्रक्रियाएं। भू आकृत में यानी धरातल के अंदर प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, चट्टानों का आपसी प्रक्रियाएं या आपसी क्रियाकलाप कैसा होता है, इसको आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके प्रश्न उत्तर को हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप लाइक कमेंट करना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।